हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट मेजरमेंट में अब तक हमने पीछे के पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसमें एक चीज़ रह गई है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये आपको पूरे क्लास 11-12 तक काम आने वाला है। और डायमेंशनल फार्मूला जो हम बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, कुछ के याद रखेंगे, ये जो बनाने का प्रोसेस है ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरे 2 सालों तक आपके साथ चलने वाला है। तो शुरुआत से ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं, मैं बताता हूं उसके नाम, जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस फिजिकल क्वांटिटी के प्रॉपर्टी से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। मान लो अभी आ जाए सेल्फ इंडक्टेंस से म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अभी आपने इसका नाम नहीं सुना, अभी आपने इसके बारे में, इसके फॉर्मूले, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं जाना, कोई टेंशन नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं उस क्वांटिटी की, माने हम उसका एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश भर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमें बस इतना आना चाहिए कि हम किसी क्वांटिटी के डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, बस इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अपना फोकस सिर्फ वहीं तक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, द पावर ऑफ और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ये है डायमेंशन का डेफिनेशन, कैसे हम डायमेंशन लिखते हैं। बट ये जो डेफिनेशन है वो किसी काम का नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने डेफिनेशन ज़रूर लिख दिया है जानकारी के लिए, कि आपको पता हो कि डायमेंशन बोलते किसे हैं, लेकिन ये डायमेंशन किसी काम का नहीं है। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि कहता क्या है, डायमेंशन होता क्या है। एक्चुअली हमने 7 बेसिक फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ अपनी बनाई थी। ये आपको याद होगा, हमने शुरुआती यूनिट मेजरमेंट लेक्चर में बात किया था कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, किनको हमने लिस्ट करके फंडामेंटल नाम दिया था। तो 7 क्वांटिटीज़ आई थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी याद करो आई थी उसमें। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ को हमने लिस्ट कर दिया था कि 7 हमारे पास होगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी। ठीक, और उनके हमने ऐसा ही सिंबल भी फिक्स कर दिए थे कि मास को हम m से, लेंथ को l से और t को, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया करेंगे। अब मैं कहूं कि इन्हीं को ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दो, बस ऐसे पहचानने के लिए, कुछ खास नहीं है। फिजिक्स में हम चीज़ों को आसान करने के लिए अपनी भाषा में उसको याद रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दे देते हैं अपने पास से। जैसे मैंने एक बॉक्स सा बना दिया अपने पास से, ये मैंने याद रखने के लिए बना दिया और इसी को नाम दे दिया कि डायमेंशनल फार्मूला। ये रहा डायमेंशनल फार्मूला। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती थी, उनका खुद का सिंबल ये रहा। लेकिन इसके बाद जो क्वांटिटीज और मिलेंगी आपको, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनसे मिलके बनती हैं, इन्हीं सब क्वांटिटीज से मास, लेंथ, टाइम, मैकेनिक्स की तो 99% जो क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो इन्हीं तीनों पर डिपेंड होंगी। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स, उसमें ढेर सारी ऐसी क्वांटिटीज आपको डिराइव्ड मिलेंगी जो इन्हीं तीनों पर डिपेंड करेंगी। तो हमें इन्हीं तीनों की हेल्प से उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आपको आगे मिलेंगी जो इसके ऊपर डिपेंड करेंगी, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर। तो हमने इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया और अब आगे ये चेक किया कि वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स, वो इन तीनों पर कैसे डिपेंड कर रही है। मास पर पावर 2, यहां मैंने लिख रखा है, पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट का वही मतलब होता है पावर। मास की पावर 2, लेंथ की पावर 1, या लेंथ की पावर -2, या टाइम की पावर -2, कैसे वो तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हम उसी को लिखने की कोशिश करेंगे। जो अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है, एक तीनों का एक डिपेंडेंस क्रिएट होता है कि कैसे वो तीनों पर डिपेंड कर रही है। हमें ये देखते ही पता पड़ जाता है कि हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज मास पर कैसे डिपेंड है, लेंथ पर कैसे डिपेंड है और टाइम पर कैसे डिपेंड है।
तो हम इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक बॉक्स में इन तीनों को लिखेंगे उसी को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये पूरे क्लास 11th और 12th में काम आने वाला है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा पूरा इसका कंसेप्ट और बहुत आसान लगेगा। अगर कुछ क्वांटिटीज ऐसी मिले जिनका आपने अभी तक नाम नहीं सुना है तो उनके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके फॉर्मूले क्या होंगे, बिल्कुल कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर हम केवल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे किसी अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को बनाते हैं। बस इतना ही अपना काम होगा। चलो, तो मान लो मैं क्वांटिटी लिखता हूं, डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला कोई सा भी, जो भी आपको मर्जी करे वो लिख लो। एरिया के कई सारे फॉर्मूले आपको पता हैं, पाई आर स्क्वायर, एल इंटू बी, 2 पाई आर एच, बहुत सारे फॉर्मूले आपको एरिया के पता हैं। कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो और अब एरिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, एरिया को लिखने की कोशिश करो किसके टर्म में, इन तीनों के टर्म में। यह पता पड़ सके कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी उस फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड है। दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम ये सेट कर पाए कि अपनी ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड है, उनके साथ कैसा रिलेशन है इसका, और किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल के टर्म में, उसे ही हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे तो उसका नाम रख देंगे ये अपना डायमेंशनल फॉर्मूला है इस डिराइव्ड क्वांटिटी का। और यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिया है एरिया का। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी उठा लो। अब इसमें एक खास बात यह है कि यहां पे जो पाई है, यहां जो 2 और पाई है, ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, यानी कि एक नंबर है। इसे हमने मेजरमेंट नहीं किया है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिससे हमने रिलेशन को स्टैब्लिश करते वक्त उसकी वैल्यू पुट कर दिया और वो हर बार उसकी वैल्यू वही रहेगी। माने इसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 हर रिलेशन में वैलिड है। इसे हमने मेजर नहीं किया है, तो इसीलिए ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इट जस्ट ए नंबर। ये एक नंबर है, इसका डायमेंशन है। रेडियस इज ए लेंथ। रेडियस एक तरह की लेंथ होती है। यहां पे ये लेंथ है तो ये भी एक लेंथ है। ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है। हम उसे देखते हैं कि भाई अगर हम एक डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाते हैं एक्स पे तो इसे लेंथ बोलते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट पे भी तो लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, बट वो वर्टिकल है भाई, वो ऐसे उसके 90 डिग्री पे है तो वो लेंथ ही। सो ये 2 लेंथ है, यहां पे भी ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो यहां कांस्टेंट को छोड़ दें, ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो लेंथ और उसकी पावर 2 हमेशा कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सिंबल्स हैं उनको, मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, इनको कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे और फिर बाद में दोनों तरफ एक बॉक्स बना देंगे और फिर इसे बोलेंगे दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। इसे पूरा लिखने का तरीका होता है m पर पावर 0, l पर 2, t पर पावर 0। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि तीनों आ जाएं। हमारी जो मैकेनिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैकेनिक्स की जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको फंडामेंटल के टर्म में लिखने का जो तरीका होता है वो तीनों पे कैसे डिपेंड है, ये अपने को समझ में आ जाता है कि m पे पावर 0 मतलब m पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर हम लेंथ को उसी में 2 बार मल्टीप्लाई करें तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होगी, एरिया। यहां से हम इसकी यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। लेंथ की यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर। मीटर को एक बार और मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। समझ आई बात आपको कि एरिया के लिए हमने डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया। कोई सा भी फार्मूला ले लो, किसी भी फार्मूले से आना वही है। अब उसमें देख लो कि इसका डायमेंशन क्या है, तो ये एक नंबर है 3.14 जो हर जगह पे सेम रहता है और इसको हमने किसी भी तरीके से मेजर नहीं किया है, इसका मेजरमेंट नहीं किया है। हमने एक रिलेशन बनाया और उसमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी एक साइड हमने 3.14 रख के देखा और फिर हमने 3.14 हर जगह रखना शुरू कर दिया। सो इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर। ये रेडियस एक लेंथ जैसी क्वांटिटी है, लेंथ है तो लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी लेंथ का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर या क्यूब नहीं बोलते, डायमेंशनल फार्मूला बोलते समय हम पावर को नंबर्स के टर्म में बोलते हैं, जैसे m0 l2 t0 l2 l3 l-2 l-3 ऐसे बोलते हैं। जो नंबर्स हैं वो साइन के साथ हम एज इट इज बोल देते हैं। जैसे यहां मैं बोलता हूं
M0L2T0, या सिंपली अगर ना इतना लंबा चौड़ा याद करना हो तो सिर्फ यही याद रखो L2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ऐसे ही मैं एक दूसरी क्वांटिटी लेता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और भी कई फार्मूले होते हैं, आप किसी फार्मूले से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए आपके पास उसका एक फार्मूला होना चाहिए। जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हैं, वॉल्यूम, एरिया, चाहे जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी लिख रहे हैं, उस डिराइव्ड क्वांटिटी का एक फार्मूला आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास एरिया का फार्मूला कई सारा है, वॉल्यूम के फार्मूले बहुत सारे हैं, तो मैं उसमें से किसी एक फार्मूले को उठा लूंगा और फिर उस फार्मूले की हेल्प से बनाऊंगा डायमेंशनल फार्मूला उसका। तो 4/3 एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, तो ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर हो गया। आर लेंथ है, रेडियस एक लेंथ की जैसी है, तो लेंथ की पावर 3 यानी L क्यूब। L क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो गया? L क्यूब। L क्यूब नहीं बोलेंगे, इसको L3 बोलेंगे। जैसे L2, L3, L4 उसका नंबर बोलेंगे। सो ये मैंने बताया आपको कि कैसे इस बिल्कुल बेसिक कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे। एक चीज़ स्टूडेंट बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि फिजिक्स में ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है और जितनी पढ़ाई मैंने की है उसके बेसिस पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि फिजिक्स में कभी कोई ट्रिक होती ही नहीं है। ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट आप ये याद रखिए कि अगर ट्रिक के भरोसे बैठे हो तो आपको फिजिक्स कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी फिजिक्स। अगर आपको कोई सवाल आसान लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई ये ट्रिक है, इसका मतलब है कि आपने बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये महसूस होता है कि हमारे लिए ये ट्रिक है, इसका मतलब है कि आपने बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर लिया और बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस की है उस सवालों पे, तब आपको आसान लग रहा है बजाय दूसरे सवालों के। तो आप ढूंढते रहते हैं कि दूसरे के लिए भी ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए। नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपने उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा की है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे के आसान भी होगा वो, और उसके लिए आपने एक शॉर्टकट जैसा है, जैसे उसी फार्मूले से डिराइव्ड कोई और फार्मूला याद कर लिया है, याद किया है उस फार्मूले को, तब उसके यूज़ करने से सवाल आपका सॉल्व हुआ है। तो इसको आप ट्रिक का नाम दे रहे हैं। तो ये याद रखें कि फिजिक्स जब भी सीखना हो तो डिटेल में जाएं, अच्छे से पढ़ें उसको, कंसेप्ट को। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर दुनिया में कहीं कोई सवाल आपसे अटकने वाला नहीं है। बजाय ये ढूंढने के कि हम ट्रिक ढूंढें, तो शुरुआती समय है, स्टार्टिंग चैप्टर्स चल रहे हैं, तो अभी से आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि जो भी चीज़ पढ़ना है कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना है। पहले शुरुआत में जो बेसिक्स हैं उसके, वो क्लियर होना है। उसके बाद हमें उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस, कंपटीशन में आए क्वेश्चंस या किसी एकेडमिक एग्जाम में आए क्वेश्चन पर जाना है। और बहुत शुरुआत के सवालों को सॉल्व करते वक्त हमें बिल्कुल भी सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाना, हमें गलतियां करनी है। स्टार्टिंग में जब आप गलतियां करते हैं तो ही आप उससे सीखते हैं। तुरंत एक सॉल्यूशन देखने की जो आदत डाल लेते हो कि जैसे ही सवाल नहीं आया देखते हैं फटाफट सॉल्यूशन इसका क्या है, तो इससे जो अपनी साइकोलॉजी है, अपना दिमाग चलाने की जो वो है, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है, कम हो जाती है। हम खुद चलाना नहीं चाहते अपना दिमाग। वो जो दिमाग का हिस्सा है जो क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, एक तरह के सवालों को देख करके और तरह तरह के उसके सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे कम पड़ जाती है, धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। फिर आप सोच नहीं पाते, आपकी थिंकिंग पावर बहुत स्लो हो जाती है। आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ भागना चाहते हैं और इससे बड़े बड़े सवाल आपसे अटक जाते हैं। सो ट्रिक पर बिल्कुल बिलीव ना करो, कंसेप्चुअली क्लियर रहो। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर पूरे डायमेंशन आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स में बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ मैं केवल डिस्कस करूँगा कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, थोड़ा सा चर्चा उसके ऊपर करेंगे। और फिर कुछ कंपटीशन में आए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा करके मैं इसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही। बाकी आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाना जैसे सिखाऊंगा मैं, वैसे ही कुछ प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, तभी आप उसके ऊपर आए सवालों को कर पाएंगे। सो ये मैंने दो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले लिखे। अब मैं एक छोटा सा, जैसे आप सोचते हैं कि ट्रिक जैसा, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट क्या है? एक सीक्वेंस। अगर आपको वो सीक्वेंस याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं भी याद हो पाता है तो कोई टेंशन ना लेना, याद हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसी
सीक्वेंस से हम बहुत सारे जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो बना सकते हैं। तो चलो मैं वो पहले सीक्वेंस बना देता हूँ। चलो तो अब बनाते हैं वो सीक्वेंस क्या है, हम लिस्ट बना रहे हैं डायमेंशनल फार्मूले की। ये लिस्ट बनाने का जो तरीका मैंने बनाया हुआ है उस तरीके से आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले याद रख सकते हैं। हालांकि मैंने शुरू में ही कहा इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए कि हम किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, अब आपके सामने ऐसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, वर्क, एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये सीखना है आपको। ये नहीं कि इसको रटना है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में मिलेंगी, सबका डायमेंशनल फार्मूला रट पाना आसान काम नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सीक्वेंस बनाता हूं। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को भी टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, याद करो वेलोसिटी को, ये सब चीजें हैं आपने क्लास 9 से पढ़ी हुई हैं। सो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, फोर्स। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, वर्क। एंड दिस वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। कुछ और जुड़ सकता है, हाँ, अगर वर्क को भी हम टाइम से डिवाइड कर दें तो एक और क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम पावर। मैंने कहा कि अगर आपने कुछ क्वांटिटीज के नाम नहीं सुने, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वो क्वांटिटीज आएंगी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ हम केवल डायमेंशनल फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई करें मास से फोर्स, मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से वर्क। वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी। यानी इसका और इसका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला लगभग क्या मतलब एक ही होता है। अब फिर से वर्क को भी अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो पावर। अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। वेलोसिटी को अगर मास से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम। और एक चीज बता दूं मैं कि ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है। आगे आपको एक और मोमेंटम मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। यहां पर जो मैंने लिख रखा है केवल मोमेंटम, यानी मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी, वो लीनियर मोमेंटम है। दो टाइप का मोमेंटम होगा। आगे एक और मोमेंटम मिलेगा जो बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम, वो एक अलग होगा इससे। बट यहां अगर केवल मोमेंटम लिखा है इसका मतलब लीनियर मोमेंटम। और कुछ मिल सकता है इससे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई विथ मास फोर्स, फिर से मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट से वर्क। वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन एक ही होती है। एक बार और डिवाइड किया टाइम से तो पावर। हाँ, अगर फोर्स को डिवाइड करें एरिया से तो क्या मिलता है, प्रेशर। अब एक चीज ध्यान देना जो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसमें, कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं। और ये सवाल बन के आता है कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कंपटीशन में, या कभी कभार एकेडमिक एग्जाम में ही आता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बताइए जिनके डायमेंशंस एक ही हैं, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज हैं। सो ये आएगा आगे चल करके। जैसे प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन, और एक और क्वांटिटी आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उन दोनों की क्वांटिटीज, उन दोनों की जो डायमेंशन है वो डायमेंशनल फार्मूले और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है। हाँ, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में कि प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। जब हम इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम केवल, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि उन क्वांटिटीज को जिनको आपने कभी सुना नहीं आज तक, उनके बारे में केवल उसका फॉर्मूला बना करके छोड़ दीजिए। सीखिए कि कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे हम इक्वेट करते हैं, कैसे हम जोड़ते घटाते हैं। इस तरह की चीजें इस चैप्टर में कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम जाने की क्या होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हम करेंगे आगे, डिटेल में करेंगे।
सो प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेस, इन सब के डायमेंशंस एक ही होते हैं। ऐसी और भी क्वांटिटीज हैं, जैसे अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ तो एक और क्वांटिटी मिलती है इंपल्स। अब चलो एक एक करके जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सबके डायमेंशन भी लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड करेंगे टाइम से तो नीचे टाइम आएगा और ऊपर जाएगा तो t-1 यानी वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। अब आप एक एक करके नंबरिंग करके इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले लिखते चले जाइए। जैसे डिस्प्लेसमेंट L डिवाइड करेंगे टाइम से तो LT-1, एक बार और डिवाइड करेंगे टाइम से तो इसका डायमेंशन LT-2, एक और m इसमें जोड़ दो फोर्स बन जाएगा, m जोड़ देंगे तो यहां पर बस m आ जाएगा तो MLT-2। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपकी है फोर्स, ये याद रहे। और इस चार्ट में आप यहां पर इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है फोर्स, और बहुत सारे क्वांटिटी फोर्स के ऊपर डिपेंड हैं। यानी ढेर सारी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से बनेंगे। आगे आपको मैंने जैसे कहा कि एक दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना होगा। जैसे फोर्स, अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, अगर ये डायमेंशनल फार्मूले आपको याद हैं तो आगे बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इतने ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, एक दो तीन को याद कर लो, दो तीन को याद कर लो, बाकी के डायमेंशनल फार्मूले खुद इन्हीं से बनते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, फोर्स, फोर्स से इंपल्स, फोर्स को डिवाइड करोगे एरिया से तो प्रेशर या स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे और भी क्वांटिटीज फोर्स पे डिपेंड होंगी। तुम देखोगे कि अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपने को याद है तो ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले अपने आप से बन जाएंगे। तो ये यहां पे लिख लेना इंपॉर्टेंट। अब यहां अगर m लिख देंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, MLT-2। यहां मैं लिख रहा हूं इसके बाद फोर्स को मल्टीप्लाई करें टाइम से तो इंपल्स, यानी इसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यहां अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एक और t लिख देंगे तो t पर पावर 1, t पर पावर -2 तो t पर पावर -1। सो इंपल्स का डायमेंशन आ गया MLT-1। एक और चीज देखो कि वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं मास से तो मोमेंटम मिलता है। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, मोमेंटम कैसे मिला, मास से मल्टीप्लाई किया, यानी इसके डायमेंशन में, इसके डायमेंशनल फार्मूले में मास को ऐड कर दो, m यहां लिख दो तो वो किसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम का। सो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन MLT-1। अब इन दो को देखो ध्यान से, यानी इंपल्स और मोमेंटम, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन एक ही होता है, MLT-1 सेम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट के साथ तो वर्क या एनर्जी का डायमेंशन निकल आएगा। तो फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला हुआ था MLT-2, एक बार और इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, L से, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो तो L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L पे पावर 1, L पे पावर 1, L पे पावर 2 हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन ML2T-2। अब इसके बाद वर्क को डिवाइड करो टाइम से तो पावर मिल जाएगा। तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करें टाइम से तो नीचे एक बार t रखेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो T-1, पहले से यहां T-2 है तो T-3, तो ML2T-3। अब यहां पे प्रेशर और स्ट्रेस डिवाइड करें अगर एरिया से, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन अभी हमने इसके पहले निकाला हुआ है L2। अगर फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले को एरिया के डायमेंशनल फार्मूले से डिवाइड करें तो किसका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, प्रेशर का या स्ट्रेस का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, ये रहा फोर्स का डायमेंशन। इसको डिवाइड करें एरिया के डायमेंशन से, L2 ऊपर जाएगा तो L-2 तो L-1 हो जाएगा तो ML-1T-2।
और जो क्वांटिटीज मिलती हैं इनसे जोड़ के वो भी चाहो तो बना सकते हो। जैसे फोर्स को अगर हम लेंथ से डिवाइड करें, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यहां मैं लिखता हूं इसको, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, अगर लेंथ से डिवाइड करें तो ये एक क्वांटिटी बनती है, आगे आप पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है ये आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट अभी केवल डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं कि अगर फोर्स को डिवाइड करें हम लेंथ से तो एक अलग क्वांटिटी मिलती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला अगर पूछा जाए तो इसी को डिवाइड कर दो अगर लेंथ से, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल हुआ तो m बच गया और t-2, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका mt-2। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वांटिटी आपको मिलेगी स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला भी mt-2 ही होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला भी यही होता है। निकालने का मैं एक अलग मेथड बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, बट ये भी साथ साथ करते चलो कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हो जा रहे हैं, ताकि हमारे आगे आने वाले सवालों में हम मैच कर पाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले mt-2 यानी कि सेम होते हैं। इंपल्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। प्रेशर, स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। ये छोटा सा चार्ट मैंने याद रखने के लिए बनाया कि कैसे आप एक है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके और खूब सारे डायमेंशनल फार्मूले आप लिख सकते हैं। इसके आगे मैं और लिस्ट को बढ़ाऊंगा नहीं, कुछ डायमेंशनल फार्मूले मैं बताऊंगा आपको जो फिजिकल कांस्टेंट हैं, जो डायमेंशन होते हैं, जिनके डायमेंशन होते हैं, और कुछ के बारे में बताऊंगा जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। अभी जैसे पाई है, एंगल है, और भी जैसे कांस्टेंट हो सकते हैं। सॉरी, एंगल तो वेरिएबल है। तो ये एक छोटा सा चार्ट हो गया। अब लिस्ट मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, नोट्स में पूरा लिस्ट है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में, किसी भी साइड बुक में आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले मिल जाएंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी आपसे वो नहीं बन पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे आपसे वो बन जाएंगे। जब आगे जैसे जैसे वो क्वांटिटीज पढ़ोगे और उसके फार्मूले आएंगे तो फार्मूले से आप वो डायमेंशनल फार्मूले बना लेंगे। सो अभी जो मैकेनिक्स में आप पढ़ने वाले हैं रिसेंटली, इंपल्स, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के डायमेंशन कैसे मिलते जुलते हैं और कैसे हम एक क्वांटिटी से सब क्वांटिटीज को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने के लिए मैंने ये एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो पाता है तो भी उतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बार रिपीट होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, इतनी बार रिपीट होगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो अब कुछ कांस्टेंट जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और स्टीफन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं। चलो, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसमें पहला आप जी, कैपिटल जी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस रिलेशन से इसका फॉर्मूला हमें पता है और इस रिलेशन से आसानी से बना सकते हो कि कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। यहां से इस जी को ऐसे ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2, जी को उधर रखें तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब सबके डायमेंशन लिखने शुरू करें। देखो फोर्स का डायमेंशन आ गया। शुरुआत में मैंने कहा था कि फोर्स का डायमेंशन बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले निकालने में आपकी हेल्प करेगा, तो ये आपको करते करते वैसे भी याद हो जाएगा। अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होगा तो धीरे धीरे वैसे ही इतनी बार इसको रिपीट करेंगे कि याद हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं पहले, mL-T-2, डिस्टेंस का स्क्वायर तो L पे पावर 2 डिवाइडेड बाई m इंटू एम, है तो दोनों मास ही, तो मास का डायमेंशन m इंटू एम, तो m पे पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m पे पावर -2 होगा, और ऊपर m पे पावर 1 है तो m पे पावर -1 हो जाएगा। L की पावर 3 और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैसे बनाया वो समझ में आ गया होगा। अब
एक और कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आपने शायद अभी सुना होगा या नहीं, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट केमिस्ट्री के बिगिनिंग में भी प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बताया जाता है। यहाँ क्लास 12th में जब आप डुअल नेचर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से प्लैंक कांस्टेंट की स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें आएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट। एक्चुअली मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डुअल नेचर में क्वांटम मॉडल दिया था। आगे आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है वेव की, जिसे हम दूसरा नेचर मान रहे हैं लाइट को एज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी वेव है, उसकी जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में है, और उस छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। जो बंडल्स का ग्रुप है उन छोटे एक बंडल को बोलते हैं फोटॉन्स, और उस फोटॉन्स की एनर्जी लिखी जाती है E = h न्यू फ्रीक्वेंसी है। यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी लिख दूँ कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेटरी मोशन में या जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार चक्कर काटा इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में। तो टाइम पीरियड का, यानी कि टाइम का डायमेंशन सबको पता है, टाइम पीरियड या टाइम, टी को डब्बे में बंद कर दो, टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कैसे हुआ, तो यहां मैं बनाता हूं, देखो टी टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में 1/t ऑसिलेशन, एंड दिस नंबर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टी टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन, सो इन यूनिट टाइम 1/t ऑसिलेशन, सो दिस नंबर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और उसी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रीक लेटर है न्यू, ऐसे इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, न्यू। अब यहां से इसको आसानी से डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब बनाते हैं, एनर्जी के डायमेंशन अपने को पता है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन अपने को पता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो ये 1/t है, तो डब्बे में बंद करें, ऊपर ले जाएं तो t-1, सो t-1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन अपने को पता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अपने को पता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा E/ν। ई का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2t-2, और इसका होता है t-1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये t+1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो, और यहाँ t-2 पहले से है तो t-1 बन जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL2t-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है अभी तक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो वो आएगा आपका क्लास 12th में एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके। बट अभी अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो आपने बोर मॉडल जरूर पढ़ा होगा। बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट और 2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऐसे h/2π, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो। ये एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। अब यहां ध्यान से देखो तो n एक नंबर है, कांस्टेंट है, 2π इज अगेन ए कांस्टेंट। ये दोनों डायमेंशनलेस हैं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के इक्वल है, सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किस क्वांटिटी के डायमेंशन से मैच करता है, तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। मैंने यहाँ पर छोटा सा आपको दे दिया भाई कि प्रूफ भी दे दिया कि कैसे आप इसको बता सकते हैं। L = NH/2π। ये बोर थ्योरी में, बोर मॉडल में आपको पढ़ने को मिलेगा जब सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। तो इंटीग्रल मल्टीपल है एक नंबर बाई 2π, 2π अगेन ए नंबर और डायमेंशनलेस, ओनली h इज डायमेंशन। h के पास ही केवल डायमेंशन है, तो वो डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, L के, यानी एंगुलर मोमेंटम के। तो ये याद रहे, बार बार मैं याद दिला रहा हूं, बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन आपस में मैच करते हैं और ये सवाल बन के आता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है
जेईई मेंस तक के लेवल में ऐसे सवाल आते हैं कि इस क्वांटिटी के डायमेंशन मैच कर रहे हैं इन 4 में से किसी एक के। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इक्वल है किसके, मान लो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, ऐसी 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं और उसमें से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, तो एंगुलर मोमेंटम से। क्लियर हुआ ये। ऐसे ही आपका और भी कांस्टेंट हैं और उन कांस्टेंट के डायमेंशन भी आप आसानी से उनके रिलेशन से निकाल सकते हैं, जैसे स्टीफन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इन सब के डायमेंशन आप खुद कोशिश कीजिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने कुछ के निकालने के तरीके बताए, कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको समझ लेते हैं। और जो अपने को छूट गई है उन फंडामेंटल के बाद 2 बेसिक क्वांटिटीज़, उसमें एक था आपका एंगल। ऐसी क्वांटिटीज़ आपको मिलने वाली हैं जिनके पास डायमेंशन तो नहीं है बट यूनिट है, वो डायमेंशनलेस होंगे बट यूनिट होंगे। उसमें से एक है आपका एंगल। एंगल को हम डिफाइन करते हैं आर्क अपॉन रेडियस। यहां मैं रोक करके एक छोटी सी चीज समझा दूं आपको कि एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री बट प्रॉपर यूनिट है रेडियन। प्रैक्टिकल यूनिट से कोई अपने को लेना देना नहीं है। जब हम डिफाइन करते हैं एंगल को आर्क अपॉन रेडियस, तो ये एंगल किस में मेजर किया जाता है, कौन सी यूनिट में। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम एंगल लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो बेसिकली कौन सी यूनिट में हम मेजर कर रहे होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रेडियन, डिग्री में नहीं। सो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट में, मैथमेटिकल टूल में डिटेल में बात करेंगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बट अभी केवल मैं बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए कि एंगल को जब हम डिग्री में मेजर करते हैं तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है, तब ये काम नहीं करता। जब हम एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे, रेडियन इज द प्रॉपर यूनिट ऑफ एंगल, तब हम ये रिलेशन लिखेंगे आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल की यूनिट तो होती है, बट ध्यान से देखो तो आर्क भी एक डिस्टेंस है l और रेडियस भी एक डिस्टेंस है l, दोनों कैंसल आउट, m0, l0, t0। सो एंगल इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता बट यूनिट होती है। सो ऐसी भी क्वांटिटीज आपको आगे मिलेंगी जिनके पास यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होते। ये पॉसिबल है कि ऐसी क्वांटिटीज आपको मिलें जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस हो जाए। वो ऐसा रिलेशन ही बन जाता है उनका कि जिनसे ऊपर के डायमेंशन नीचे के डायमेंशन दोनों सेम हो जाते हैं और दोनों कैंसिल होकर के ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाती है, डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अब वो बात कर लेते हैं उस प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इसके एप्लीकेशन करेंगे, जो डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है। जैसे इसका एक एप्लीकेशन है कि हम किसी इक्वेशन को या किसी रिलेशन को सही है कि नहीं है ये चेक करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं। इसके बाद कई क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन बनाते हैं। मतलब हमें अगर एक फार्मूला बनाना है तो फार्मूले को हम इस डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से बना सकते हैं। अगर हमें डायमेंशन एनालिसिस करना अच्छे से आता है, डायमेंशन के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो हम एक रिलेशन तैयार कर भी सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ के बीच में आपस में रिलेशन बना सकते हैं। या अगर एक रिलेशन दे दिया जाए और ये बोला जाए कि ये रिलेशन सही है कि नहीं है, ये चेक करो, तो हम चेक भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो अभी उसके पहले एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल इतना आसान है कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको ऐसे इस नाम से शायद याद नहीं होगा कि हमने ये पहले पढ़ रखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब क्या है मैं बता दूं कि एक टाइप की, एक नेचर के फिजिकल क्वांटिटीज़ को, सिर्फ एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड और इक्वेटेड। मास इक्वल टू मास, लेंथ इक्वल टू लेंथ। ऐसे मास में हम किसी दूसरे नेचर वाली क्वांटिटी को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे ये काम तो पहले से कर रहे हैं,
बहुत पहले से, जब से हम फिजिक्स में इंटर हुए हैं, जब से हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तब से हम ये काम कर रहे हैं कि 10 किलो में कभी 10 मीटर ऐड नहीं किया। अगर हम 10 kg में 10 मीटर ऐड करें तो इक्वल टू क्या मिलेगा? तो आपका आंसर होगा हम 10 kg में 10 मीटर ऐड ही नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर वाली क्वांटिटीज़ हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये अलाउड है कि हम मास को लेंथ में मल्टीप्लाई कर लें, टाइम को लेंथ में मल्टीप्लाई कर लें, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मास को हम लेंथ के साथ ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसका स्टेटमेंट आप एक लाइन में इतना ही लिखेंगे कि ओनली द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड स्ट्रिक्टली, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग अलग नेचर वाली क्वांटिटीज़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो केवल और केवल एक ही नेचर की क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माने अगर बोला जाए फोर्स में क्या ऐड होगा या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो केवल फोर्स ऐड होगा या फोर्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फोर्स में हम मास को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब मान लो यहाँ लिख दूँ मैं मास प्लस मास, अब इक्वल टू क्या होगा? मास। भाई मास में अगर मास को ऐड करेंगे, अगर आप 10 kg में 10 kg को ऐड करेंगे तो 10 मीटर थोड़े मिल जाएगा या 10 सेकेंड थोड़े मिल जाएगा। अगर 10 kg में 10 kg को ऐड करोगे तो 20 kg मिलेगा तो मास ही। सो मास प्लस मास इज इक्वल टू मास। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इज इक्वल टू, ऐसे जीरो मत बोल देना भाई, मेरे ये इक्वल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा है कि ये वॉल्यूम 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे नहीं है। हम यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। एक नेचर वाली क्वांटिटीज़ को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर उसी नेचर की क्वांटिटीज़ मिलती हैं। अगर हम वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम। मैं कहूँगा 10 लीटर में से 5 लीटर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना मिला? 5 लीटर, मतलब उसी नेचर वाली क्वांटिटी मिली। अगर 10 लीटर माइनस 5 लीटर करते हैं तो आंसर आपका 5 लीटर आता है ना। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक टाइप की क्वांटिटी से एक टाइप की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलने वाली क्वांटिटीज भी उसी टाइप की होगी। एक टाइप की क्वांटिटीज अगर ऐड की जाएंगी तो मिलने वाली क्वांटिटी भी उसी टाइप की होगी। क्लियर? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर आप एक टाइप की क्वांटिटी को उसी टाइप की क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेट कर सकते हैं आसानी से, मिलने वाली क्वांटिटी भी उसी टाइप की होगी। एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ही फेमस है। ये एक रिलेशन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इसके बाद इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब सारे टर्म मैं बता दूंगा आपको। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T टाइम नहीं है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये एक रिलेशन होता है, वॉन डेर वाल रिलेशन। अगर इसके बारे में आपने सुना है तो अच्छी बात है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। जो कांस्टेंट इसमें नजर आ रहे हैं, ए एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए। अगर हमें ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आता है कि एक टाइप की नेचर वाली क्वांटिटी में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी यानी कि ए अपॉन वी स्क्वायर क्या होनी चाहिए, किस नेचर की होनी चाहिए। तो सोचो, प्रेशर में हम क्या ऐड कर सकते हैं? क्या प्रेशर में हम फोर्स ऐड कर सकते हैं? क्या प्रेशर से में हम कोई दूसरे नेचर वाली क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो। प्रेशर में हम जब भी ऐड करेंगे तो प्रेशर ही ऐड करेंगे। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी प्रेशर है। ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है? प्रेशर है। तो ए अपॉन वी स्क्वायर अगर प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml माइनस 1 T माइनस 2। यहाँ बना लेते हैं फिर से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का डायमेंशन ml2T माइनस 2, सॉरी mlt माइनस 2, और एरिया का डायमेंशन L2। तो ये ऊपर जाएगा तो हाँ सही है बिल्कुल, ml माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और ये पूरी क्वांटिटी उसके इक्वल है। अब वॉल्यूम का डायमेंशन का स्क्वायर करो तो वॉल्यूम का डायमेंशन L3, उसका स्क्वायर L6
और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया L6। अब इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ L पे पावर -1, ये L पे पावर 6, L पे पावर 5 हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A ml टू द पावर 5 mt -2, ये हो गया आपके एक कांस्टेंट का डायमेंशन। किसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई प्रेशर में अगर पूरी क्वांटिटी कुछ ऐड होगी तो प्रेशर ही ऐड होगी, इसका मतलब ये A/v² क्या है? प्रेशर ही तो है, तभी तो प्रेशर के साथ ऐड हुआ है। अब यहां ध्यान दो, ये तो बहुत ही आसान है। वॉल्यूम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम को। तो बी का डायमेंशन क्या हो गया? वॉल्यूम का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम का डायमेंशन, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L3। इसकी हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमने आसानी से, बहुत आसानी से ए और बी के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। और कई अलग अलग तरह के एग्जाम में ये एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ भी चुका है, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराया। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब इसके एप्लीकेशन करेंगे, यानी वही करेक्टनेस चेक करेंगे इक्वेशंस की, और उसको चेक करने के साथ साथ कुछ अच्छे खासे लेवल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ताकि वो जो कंसेप्ट है कि हम किसी दिए गए इक्वेशन को चेक करते हैं उसकी करेक्टनेस, ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। उसके साथ साथ कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे और भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन करेंगे।